तो यार बहुत दिन बाद अपन और आप सभी का बुल्स एंड बियर मार्केट के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए आज ना बहुत बड़ी कंडीशन चल रही है, तो यार मुझे लगा ना कहीं मुझे इसी के थ्रू कमबैक करना चाहिए और कुछ ना कुछ एक अंडरस्टैंडिंग का अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ आपको इस समय मार्केट के जो गुरु हैं, यूट्यूब में जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, उसमें से 10 में से 9 डराए पड़े हैं। अब आप उनकी हर एक पुरानी वीडियोस को उठा के देखो, जब मार्केट गिरा तब वो पूरे नेगेटिव पॉइंट्स को उठाते हैं और उससे आपको चेपने की कोशिश करते हैं। पर जब मार्केट ऊपर जाता है, जैसे अभी सितंबर से पहले तक पूरा मार्केट ऊपर जा रहा था, तो पूरी अच्छी बात है कि हाँ FIs का फॉरेन इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा इंडिया में आएगा। उसके अलावा इंडिया की ग्रोथ अभी बहुत बड़ी बाकी है, इंडिया की पॉलिटिक्स बहुत स्टेबल है, इंडिया के जोग्राफिकल लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे कंट्रीज़ इंडिया में ही डेवलपमेंट करेंगे, इंडिया में ही अपनी पैसे को डालने वाले हैं। पर यार अभी क्या कंडीशन आ गई है, जस्ट अपोजिट केस हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट इसी तरीके से बिहेव करेगा और लोग आपको, जब वो खुद डरे होते हैं और उनका पोर्टफोलियो गिरा होता है, देन ऐसी बातें निकल के आती हैं। उन्हें भी लगता है कि हमने कुछ नेगेटिव पॉइंट को मिस आउट कर दिया है, जो अब हमें देखने को मिल रहा है। देखिए जब भी मार्केट में रिसेशन आएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली के बाद ये अनफॉर्चुनेटली सा ये इवेंट आता है, तो इस समय जो मेरा मानना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि नेगेटिव पॉइंट्स को के बजाय अब हमें पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे मार्केट जब पीक पे होता है तो हमें नेगेटिव पॉइंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा भी नेगेटिव पॉइंट यानी एक नेगेटिव न्यूज़ पूरे के पूरे मार्केट को नीचे गिरा सकती है। उसी प्रकार से एक छोटी सी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ पूरे के पूरे मार्केट को ऊपर कर सकती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। देखिए अगर यहाँ पास इंडिया की GDP फोरकास्ट जो कि 5.4 आ गई है इस बार की, कि इसको से हम इस के क्वार्टर पे 5.4 पे डेवलप मतलब ग्रो करेंगे। अगर यही GDP फोरकास्ट इंडियन गवर्नमेंट हमारे सामने 7% तक लेकर आती, तो मार्केट बूम वहाँ के ऊपर चल देता, या 6.7 भी लेके आते, 6.5 भी लेके आ जाती, तो मार्केट बहुत अच्छा रिएक्ट करता। समझ आई बात। बट अगर यही छोटी सी बात GDP का अगर यही नीचे फोरकास्ट हो गया, देन पूरी की पूरी कंडीशन ही बदल चुकी है। तो मार्केट इसी तरीके से बिहेव करेगा। इस समय हमें पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट्स ही या पॉजिटिव न्यूज़ ही मार्केट को ऊपर लीड करेंगे। अब ये सारी चीज़ों से हट करके अलग एक टॉपिक पे बात करते हैं, स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड। देखिए मैंने काफ़ी सारे मतलब मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि यार ये सर का वीडियो देखो, ये कुछ बहुत इन्फॉर्मेटिव बता रहे हैं, और जिसके कारण मार्केट गिर रहा है, और अब तो हमें इंडिया की मार्केट को छोड़ करके US की मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जापान की मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? मैं पूछता हूँ, अगर इंडिया के पास आने वाले टाइम पे इतना ज़्यादा पोटेंशियल ऑटोमेटिक है, या आप खुद गौर करते हो कि इंडिया के पास जो पोटेंशियल ग्रो करने का है वो US के पास नहीं है, ना ही चाइना के पास है, और ना ही जापान के पास है। जापान की पास्ट हिस्ट्री उठा के दे लो, अभी तक उनका 30 साल का पुराना मार्केट अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है। चाइना का पुराना 8 साल का मार्केट अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहा है। बिफोर कोविड से तो अभी तक वो रिकवर ही नहीं किया है। और वहीं US का मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो हम कहाँ फेयर वैल्यूड पे, जहाँ हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है, तो हम यहाँ पास चीज़ों को देखें, या फिर हम ओवर वैल्यूड ले लें, या फिर जिस स्टॉक पे ग्रोथ ही नहीं हो, अभी चांसेस नहीं है, जैसे जापान में, हम वहाँ का स्टॉक उठा लें या चाइना का उठा लें। तो अल्टीमेटली आंसर आता है कि यार ग्रोथ का पोटेंशियल कहाँ है।
क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाती है तो वो देखती है कि ग्रोथ का गैप कहाँ ज़्यादा है। इंडिया में वो ग्रोथ का गैप है, पर यहाँ के लोग बोल देंगे यार कि भारत की सरकार तो ज़्यादातर पैसा लाडली बहना योजना, लाडली बेटा योजना, स्टैचू बनाने में खर्चा कर रही है, फालतू की गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रही है। देखिए, ये सारी चीज़ें भी समझना ज़रूरी है कि ये पॉजिटिव सेंस में ही काम करती हैं। अगर आपकी देश की रूटिंग ही ऐसे गरीब लोगों से बनी हुई है जिनकी अगर हम स्टेबल स्ट्रेंथ नहीं देते हैं, देन ये पूरी इकोनॉमी को लेकर के कोलैप्स करा देंगे। सिंपल सी बात है। अगर आपके देश की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इनकम बहुत छोटी है, आप एक चीज़ को अपने फैमिली से रिलेट करके देखो। अगर आपकी फैमिली की मतलब एक तरीके से मेंबर बहुत ज़्यादा हैं और आपकी इनकम बहुत कम है, देन आप क्या करोगे? आप यही ना करोगे कि उनके लिए छोटी छोटी एक स्कीम लेके आया जाए, यानी छोटे छोटे अमाउंट में उनको पैसा दे दिया जाए, उनको राशन फ्री में दे दिया जाए, ताकि वो आपस में लड़ाई ना करें। यही चीज़ होगी, कहीं ना कहीं उनको डेवलपमेंट दिखे, यही ना हो। तो ये सारी स्कीमें उन्हें स्ट्रेंथन करती है। देखिए, हमारी और चाइना, हमारी यूएस, हमारी जापान, हमारी जर्मनी, हमारी यूके, हमारी इंडियन पॉपुलेशन, हमारे देश की पॉपुलेशन, इन सारे जेंडर, सारे के सारे देश के लोगों से बहुत अलग है। तो हमें उस प्रोस्पेक्टिव में सोचना पड़ता है। ठीक, हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक जैसे सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोग एक जैसे हैं। भले ही उन लोग नहीं कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को उसी हिसाब से स्टेप चलने पड़ते हैं जिस स्टेप से कंट्री की जीडीपी बनी रहे, तो कंट्री की ग्रोथ बनी रहे। अब देखिए, अगर लो लेबर अवेलेबल है, लो कॉस्टिंग लेबर, तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो बहुत कम ही हो जाती है। ये हमारे पास बेनिफिट हैं जो कि दूसरे कंट्री जैसे यूएस और चाइना और जापान, कोरिया, जर्मनी, इनके पास नहीं है। वियतनाम और इंडिया के पास है, इंडोनेशिया के पास है। तो हमारी जीडीपी ग्रोथ इसलिए बढ़िया हो रही है। हमारे पास खुद के, अब उस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कुछ हमने लाइनों में सुना कि सारे लोग ना एक जैसा चेपते हैं पूरे के पूरे कि यार अगर इसने बोल दिया है यार इंडिया में, बताओ क्या क्या है इंडिया में जो हम दूसरे देशों से हमें एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो सारे के सारे लोग ना यही अच्छी बात को रिपीट करते रहेंगे। तो जैसे एक ने बोल दिया हाँ यार क्या बताओ हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है, तो सारे लोग यही बोलेंगे। अब जैसे तो यार हमारे पास स्ट्रेंथ है, सिंपल सा मोटा मोटी क्या स्ट्रेंथ है? एक तो जियोपॉलिटिकल लोकेशन हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इंडियन गवर्नमेंट जो इस समय पावर में है वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक, क्योंकि एक पावर में होना, एक मेजॉरिटी के साथ, और आने वाले इलेक्शंस भी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में जीतना, जैसे उन्होंने अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन जीता, तो ये चीज़ें उनको और स्ट्रेंथन करती जा रही है। ये बात गौर करने वाली है। तो उनकी पावर तो बढ़ रही है। और दूसरी बात, एक तो लोकेशन, दूसरा जियोपॉलिटिकल लोकेशन। हमारे जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ अभी अच्छे लेवल पे चल रही है, मैं उसको भी एक पावर मानूंगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लाने में मदद करती है। और इसके बाद हमारा क्या, अब तो हमारे पास एक चीप लेबर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चीप लेबर इंडिया में अवेलेबल है। एक तरीके से आप देखोगे लेफ्ट बिहाइंड वियतनाम। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेंथ है। और अगर इसके अलावा बोलें तो हमारे पास आईटी की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। दुनिया में आईटी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा, आईटी सर्विसेज पूरी दुनिया में कौन सर्विस करता है? इंडियन लोग ही सर्विस कर रहे हैं। अब आप बोलोगे ये तो स्ट्रेंथ ही नहीं है, 100 बिलियन डॉलर आ रहे हैं यूएस से, जर्मनी से, ब्रिटेन से, ये तो हमारी स्ट्रेंथ ही नहीं। हम चाइना को भी बेच पा रहे हैं आईटी सर्विसेज, स्ट्रेंथ ही नहीं। बोल दो यार नहीं है, पागल सी बात है यार। ये 100 बिलियन आना पागल सी बात है ना, ये तो स्ट्रेंथ है, ये नहीं है। हाँ, तो और दूसरी इसके अलावा और क्या स्ट्रेंथ है? इंडिया की मार्केट सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप इंडिया की मार्केट सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है।
चाइना उतना ज़्यादा मार्केट वाइज ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ खुद ही इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है, समझे। हमारे यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा मार्केट अनऑर्गेनाइज है। आप पूरे रिटेल सेगमेंट को देखो, अनऑर्गेनाइज है, ठीक। आप कपड़े की 70% सेल को देखो, अनऑर्गेनाइज है। जब ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होगी, सारी कंपनियों के प्रॉफिट ऊपर जाने वाले हैं, सारी कंपनियों के प्रॉफिट ऊपर जाएंगे, तो क्या स्टॉक प्राइस नीचे गिरे गिरे खाना पीना खाने बैठे क्या यार, हलवा पूड़ी बट रहा है क्या फ्री फोकट में। तो ये चीज़ें लोग नहीं समझ रहे हैं। क्या जब ये चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं तो धंधा नहीं बनता। तो ये चीज़ें अभी गौर नहीं हो रही होगी लोगों को, पर आने वाले समय पे यही चीज़ें गौर करेंगे जब मार्केट ऊपर हो चुकी होगी। देखिए, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसी कंट्री में तब होती है जब उसका सेगमेंट, हर एक सेगमेंट, मेजॉरिटी सेगमेंट जहाँ से इनकम जनरेट होती है वो अनऑर्गेनाइज होती है। क्योंकि बड़े प्लेयर यहाँ आते हैं, बड़े बिजनेसमैन आते हैं और ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं और दबा के पैसा बनाते हैं। सिंपल सी बात है। हमारे देश में बड़े बिजनेसमैन की पावर और पैसा नहीं कम नहीं है, ये बात भी हमें समझना है। दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हमारे देश से आते हैं, ठीक। तो हमारे पास पावर है और हम उस चीज़ को ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। जैसे रिलायंस पूरा रिटेल सेगमेंट को आज के टाइम पे लीड करता है और नए नए प्लेयर्स इसमें एंटर कर रहे हैं। अदानी का अदानी विलमार आपके FMCG सेगमेंट को भी लीड करने वाला है। उसके अलावा अगर बात करें तो ITC पूरे के पूरे IT जो सेगमेंट है उसमें आ रहा है, धीरे धीरे करके HUL अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। तो यार ये सब मतलब एक तरीके से आप बोल दो यार हलवा पूड़ी खाने बैठे हैं, मतलब इन लोग तो कर ही नहीं पाएंगे। तो यही चीज़ होती है कि यार लोग जब नेगेटिव चीज़ को देखते तो मेरे को समझ नहीं आता यार कि जब आप नेगेटिव देखते हो तो यार पॉजिटिव की तरफ आप डाइवर्ट क्यों नहीं होते। सबसे बड़ा यही मेरे को लगता है, क्योंकि अगर आप 10 नेगेटिव गिना रहे हो अच्छी बात है, क्योंकि अगर सब कुछ नेगेटिव चल रहा है तो हमारे माइंड में भी अल्टीमेटली नेगेटिव आता है। पर उसके बीच में 2 पॉजिटिव अगर इंडिया की स्ट्रेंथ है उसको क्यों नहीं गिनाया जा रहा है, ये चीज़ प्रॉब्लम है। जैसे बोला जा रहा है कि इंडिया में आने वाले टाइम पे 1 से 2 साल तक रिसेशन रहने वाली है, तो यार ये भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा ट्रू वर्थ ही नहीं है, एक प्रेडिक्शन ही है। हाँ, प्रेडिक्शन माइट बी करेक्ट हो सकता है, तो इस चीज़ पे अभी हमें फोकस करके रखना है। बट यार मेरा मानना है कि इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी में इतना बड़ा रिसेशन आना अल्टीमेटली ये लीड नहीं कर पाएगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा ये रिसेशन। आप बोलोगे तो यार ये तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हो गई, वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया जिस स्टेज पे खड़ा हुआ है, जिस तरीके से इसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और या ग्रो कराने की कोशिश की जा रही है, ये भी बात गौर करना है। क्योंकि अगर GDP कम होता है, इंडियन गवर्नमेंट की निर्मला सीतारमण ताई जी मतलब कहीं से भी इन लोग लॉस या फ्लॉस ढूंढ लेते हैं और GDP को ग्रो करने के लिए GST कहाँ और इम्प्लीमेंट करके हम अपनी GDP को और ट्रैक पे ला सकते हैं, वो कर ही लेंगे, आप टेंशन मत लो। वो इस तरीके का ही गेम खेलते हैं और अल्टीमेटली उन्हें खेलना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अगर पावर में बने रहना है तो ये काम तो करना पड़ेगा यार। तो यहाँ पास स्ट्रेंथ आती है। गवर्नमेंट अगर डाटा आ नहीं रहा है तो उसे लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे पावर में बने रहना है। गवर्नमेंट को खुद अपने जेब भरने के लिए पैसा चाहिए, ठीक, मतलब अपनी जो स्कीम उन्हें लाना है उसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लीड करती हैं कहीं ना कहीं मार्केट को, और बहुत बड़े लेवल पे लीड करती हैं। अभी हाल ही में यहाँ पे एक डाटा नहीं है, एक मोदी जी ने बोल दिया था कि सारे के सारे PSU स्टॉक्स बहुत अच्छा करने वाले हैं आने वाले टाइम पे। आपने उसके बाद रैली देखी है सारे PSU बैंक्स की, जो मतलब साले को 4 साल 5 साल तक ये लोग हिले डुले नहीं थे,
वो भागना चालू कर दे। इसमें फ़ायदा किसका हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ़ायदा होगा, क्योंकि उसने अगर सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनीज को प्रमोट किया तो गवर्नमेंट की उसमें सबसे बड़ी स्टेक है, गवर्नमेंट को ज़्यादा डिविडेंड मिला, क्योंकि सारी की सारी जो गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है वो बहुत डिविडेंड दबा के पेल के देती हैं यार। तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली इससे फ़ायदा हुआ। एक स्टेटमेंट से सोचो, पूरी की पूरी मार्केट की हालत ही बदल गई। तो अभी इंडिया की जो लीड है वो बहुत बड़ी है। हाँ, आने वाले कुछ मंथ तक, अभी उसमें से भाई रिसेशन में से तो 2 मंथ, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी तो गया पूरा, नीचे ही रहा मार्केट। तो 3 मंथ तो निकल चुके हैं। मोटा मोटी 4 से 5 मंथ का ये रिसेशन आता है यार। अगर मेरा मानना है कि इस समय अगर मार्केट में इंटर नहीं हुए तो आप बहुत बड़ी आने वाले टाइम पे चीज़ों को मिस आउट कर दोगे। बट इस समय अपने को कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को भी कंसिडर करके चलना है, क्योंकि कई लोग ना ओवर बाइंग करते हैं, यानी ओवर ईटिंग जैसा ही है। तो मार्केट में कभी भी ओवर बाय में मत रहो। अगर आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो 10% डाउन हो गया है, तो मैं अपने इस केस में क्या करता हूँ, पोर्टफोलियो 10% डाउन है, थोड़ा सा और एवरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा एवरेज करते हैं, यानी पूरे पोर्टफोलियो की जितनी स्ट्रेंथ है उसका 20% एवरेज कर लेते हैं। और इसके बाद जब मार्केट फिर से और नीचे आ जाता है, देन आपका 10 से 20% फिर से मैं एक बार एवरेज कर लेता हूँ, ताकि मेरा एवरेज कहीं ना कहीं वैल्यू नीचे आ जाए। फिर मार्केट नीचे आता है, अगर उस लेवल से भी नीचे आता है, उस लेवल से देखिए, एक बार अगर मार्केट मान लेते हैं 100 रुपये के लेवल पे चल रहा है और वो 90 आ गया, देन मैं 20% एवरेज कर लेता हूँ पूरे स्टॉक को, क्योंकि मैंने अच्छे स्टॉक ही चुने हैं। ये बात भी गौर करना है, किसी की देखा देखी में नहीं जाना है, खुद की पढ़ाई खुद करना है। फिर जब नीचे और स्टॉक, यानी अगर 90 जो स्टॉक था वो 85 आ गया, देन 10% फिर से एवरेज कर लो। और अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो ही 85 का 80 आ गया, देन फिर से एवरेज कर लो। इस तरीके से, पर एवरेजिंग जो होगी वो पूरे पोर्टफोलियो का 20% रखो ज़्यादा से ज़्यादा। इससे अगर मार्केट और ज़्यादा गिरती है, देन आपके पास लगाने के लिए पैसे होंगे। ये बात गौर करना है। और अगर मार्केट चढ़ने लगी और आपको लग रहा है अब तो मार्केट ऊपर जाएगी और आप इसके लिए ट्रू वर्थी हो, और उसी बीच में अगर हो सकता है आपको बहुत अच्छा स्टॉक मिल गया, तो आपके पास शेष अमाउंट रहेगा जो आप उसमें डायरेक्टली पुट इन कर सकते हो। तो ये चीज़ का जो स्ट्रेटजी है, इसका यूज़ करने से आप बहुत सारे जो इस तरीके के छोटे मोटे रिसेशन आते हैं ना, इसमें आप बहुत अच्छा एवरेजिंग कर सकते हो। क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम, ना आपको मालूम है किस दिन शायद आज से ही मार्केट बम बमा के ऊपर भागना चालू कर दे और एक न्यू लाइफ टाइम हाई बने, हमें नहीं मालूम भाई। ठीक, कौन सी पॉइंट, कौन सी न्यूज़, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो लोगों को इतना भा जाए, इन्वेस्टर को इतना भा जाए तो मार्केट को ऊपर ही लेते जाएं। डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐसा एक ही स्टेटमेंट दे दे जिससे मार्केट ऊपर ही भागना चालू कर दे, बिसाइड ऑल नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक, आप मानते हो डोनाल्ड ट्रंप पे इतना दम है, उसकी एक ही स्टेटमेंट से मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगा। इलॉन मस्क के एक ही स्टेटमेंट से मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगा। मोदी जी के एक ही स्टेटमेंट से मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप इस चीज़ की गौर करो कि अगर एक स्टेटमेंट से मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, पर वो डिपेंड करता है कौन व्यक्ति दे रहा है, तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बाकी है।